कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सिटी हॉस्पिटल। रात के तकरीबन 11 बजे सृष्टि बिस्तर पर बेहोश थी। जब से उसने ब्लड डोनेट किया था तब से ही डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिए थे ताकि वो अच्छी तरह से रेस्ट कर पाए, क्योंकि वो जानते थे कि प्रलय की फिक्र में सृष्टि एक पल बिस्तर पर नहीं बैठेगी और ऐसे में उसकी तबीयत खराब होने के चांसेस थे। अभी कुछ वक्त पहले उसने बच्चे को डिलीवर किया था, तो वो खुद इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि इस तरह से ब्लड डोनेट कर पाए, लेकिन फिर भी प्रलय की लाइफ के लिए ब्लड ज़रूरी था, इसलिए डॉक्टर ने वो रिस्क भी लिया। वहीं दूसरी तरफ प्रलय अपने वार्ड में लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। जब से उसकी सर्जरी हुई थी तब से अभी तक उसे होश नहीं आया था, लेकिन अब उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली तो नज़र सीधा कुसुम जी पर गई। कुसुम जी को वहां पर देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। कुसुम जी ने तुरंत उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, क्या करता है तू प्रलय? तूने तो सच में आज जान ही निकाल ली थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आपका प्रलय इतना कमज़ोर नहीं है कि एक छोटी सी गोली से उसकी जान निकल जाए। दुश्मन की गन में गोलियां खत्म हो जाएंगी, तब भी शायद ये प्रलय राणा खत्म नहीं होगा। उसकी बात सुनकर कुसुम जी गुस्से से बोले, खबरदार, अगर इस तरह की फालतू की बकवास की तो मेरे बेटे पर कोई आँच नहीं आएगी। कोई दुश्मन नहीं है उसका, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुझमें तो जान बसती है हमारी। ये बोलकर उन्होंने उसके चेहरे पर झुककर उसका माथा हल्का सा चूम लिया। प्रलय मुस्कुराकर बोला, वो कहाँ है जिसमें मेरी जान बसती है? कुसुम जी शिकायती नज़रों से देखते हुए बोली, मतलब तेरी नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है? प्रलय हंसा। अचानक ही उसके सीने पर दर्द उठा। हंसने से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। कुसुम जी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रलय मुस्कुराकर बोला, आप लोगों से तो मैं प्यार करता हूँ, लेकिन झूठ नहीं कहूँगा कि मेरी जान मेरी यूनिवर्स में बसती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मॉम, बस ये समझ लीजिए कि मेरी दुनिया है वो, इस दिल की धड़कन है वो। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो? ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था। उसकी धड़कनें सिर्फ इतनी सी बात से ही तेज हो गई थी। कुसुम जी मुस्कुराई और बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरा प्रलय, जो प्यार जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, अब किसी से इतना प्यार करने लगा कि उसके लिए इसका मॉम का प्यार भी कम ही हो गया। पर मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जानती हूँ सिर्फ तू ही अपनी यूनिवर्स से उतना ज़्यादा प्यार नहीं करता। वो भी तुझे पागलों की तरह प्यार करती है, तभी तो बिस्तर पर लेटी है। प्रलय हैरानी से बोला, मतलब? कुसुम जी मायूसी से बोली, उसने तुझे ब्लड डोनेट किया है, इसलिए डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया ताकि वो थोड़ा वक्त आराम कर सके। कुसुम जी की बात सुनकर प्रलय एकदम हैरान रह गया। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठा। उसके सीने में जोर से दर्द हुआ, लेकिन वो रुका नहीं। वो हैरानी से कुसुम जी की तरफ देखते हुए बोला, उसे ब्लड डोनेट करने किसने दिया? आपने उसे रोका क्यों नहीं? कुसुम जी जल्दी से बोली, मैं यहाँ पर उस वक्त थी ही नहीं। उस वक्त यहाँ पर नताशा थी और सृष्टि कहाँ किसी की बात मानती है। तेरे आगे वो किसी की कुछ सुनेगी क्या? उसे बस तुझे बचाना था, और अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना प्रलय, तो उसे अपनी जान देकर भी बचा लेते हैं। ये तो फिर ब्लड डोनेट करना था। प्रलय की आंखें गहरी लाल हो गई। वो जल्दी से बोला, मुझे मेरी यूनिवर्स के पास जाना है। ये बोलकर वो बिस्तर से उठने लगा। कुसुम जी उसे रोकते हुए बोली, लेकिन अभी वो बेहोश है, थोड़ी देर रुक जा उसके बाद। लेकिन उनके रोकने का कोई फायदा नहीं हुआ। प्रलय अपनी बिस्तर से उठ चुका था और बाहर की तरफ निकल गया था। कुसुम जी उसके पीछे पीछे आई। बाहर आते ही प्रलय को नर्स दिखाई दी। उसने जल्दी से उस नर्स से पूछा, सृष्टि कहाँ है? नर्स ने सामने वाले वार्ड की तरफ इशारा किया। प्रलय जल्दी से उस वार्ड की तरफ आया। आते ही उसकी नज़र सामने बिस्तर पर गई, जहाँ पर सृष्टि गहरी नींद में सोई हुई थी और उसका चेहरा एकदम सूखा पड़ा था। एक पल के लिए प्रलय का दिल धक सा रह गया। वो जो चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, सृष्टि को यूं देखकर ही उसका दिल तड़प उठता था। उसने जल्दी से सृष्टि का हाथ अपने हाथ में थाम लिया
और सृष्टि जो बेहोशी में थी उसके हाथ को अपने हाथ में महसूस कर अब उसने अपनी आंखें धीमे धीमे खोली। प्रलय को अपने सामने देखकर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। प्रलय के लिए तो वो कुछ भी कर सकती थी, ब्लड देना तो दूर की बात, अगर उसे अपना दिल निकाल कर भी प्रलय के लिए देना पड़ता तो वो निकाल कर रख देती। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत सुनोगी तुम मुझसे? सृष्टि हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, सुना लीजिएगा। प्रलय गुस्से से बोला, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर। सृष्टि भी मुस्कुराते हुए बोली, आपका प्यार भी मेरा और आपका गुस्सा भी मेरा डिस्ट्रॉयर। प्रलय दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें अपने साथ घर नहीं लेकर जाऊंगा, तुम यहीं हॉस्पिटल में रहना। सृष्टि तुरंत बोली, फिर तो मुझे बीमार रहना पड़ेगा, अच्छे वाले लोग तो हॉस्पिटल में नहीं रहते हैं ना। प्रलय गुस्से से कांपते हुए बोला, खबरदार, अगर ऐसा कहा तो तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। सृष्टि मुस्कुरा कर बोली, अगर आप मेरे साथ हैं तो सच में मुझे कभी कुछ नहीं होगा। प्रलय ने अब तुरंत उसके चेहरे पर झुककर उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, वीकनेस फील हो रही है? सृष्टि मुस्कुराई और बोली, वो क्या होता है? प्रलय उसे घूरते हुए बोला, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। सृष्टि कुछ सोचते हुए मुस्कुराई और बोली, अगर हाँ कहूँगी तो वो चीज़ देंगे मुझे जिससे मेरी वीकनेस दूर हो जाएगी। प्रलय तुरंत बोला, जल्दी बोलो। सृष्टि उसके लबों की तरफ देखते हुए बोली, एक प्यारा सा चुम्मा। उसकी बात सुनकर प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी फटी आंखों से सृष्टि की तरफ देख रहा था और सृष्टि के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। प्रलय तुरंत बोला, जाओ, मैं नहीं दूंगा। सृष्टि उसका हाथ पकड़कर बोली, तो फिर मैं ऐसे भूखी रहूंगी, फिर मैं गिरती रहूंगी, पड़ती रहूंगी और आपको मुझे संभालना पड़ेगा। प्रलय मुंह बनाते हुए बोला, मैं नहीं संभालूंगा। सृष्टि हंसी और बोली, रहने दीजिए, अगर हल्की सी गहरी सांस भी ले लूं तो आपकी सांसें रुक जाती हैं और आप कहते हैं कि आप मुझे संभालेंगे नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही इंटेंस एक्सप्रेशन थे। प्रलय जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, अब उसने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो तुम? सृष्टि मुस्कुराकर बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ऐश करती हूँ आपके प्यार से। ये बोलकर उसने अपनी आई विंक की। प्रलय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। सृष्टि उसके लबों की तरफ देखते हुए बोली, अब दीजिए ना मुझे मेरा टॉनिक। प्रलय एक बार फिर से उसके ऊपर झुका। उसे अपने सीने में बेतहासा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने वो दर्द अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और अगले ही पल उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट तैर गई। जब उसके दर्द को बिना बयान किए ही सृष्टि ने उसके दर्द को समझकर उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया और खुद से अपने लबों को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा दिया। प्रलय ने भी उसके लबों को शिद्दत से चूम लिया और फिर उसकी बगल में ही लेट गया। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप डिस्ट्रॉयर? हम ऐसे एक बेड पर नहीं लेट सकते हैं। प्रलय तुरंत बोला, किसी के बाप में दम है तो मुझे यहाँ से उठा कर दिखाए। सृष्टि उसकी बात सुनकर हंसने लगी। उसने हल्का सा अपना सर प्रलय के कंधे पर रखा और उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, दर्द हो रहा है? प्रलय मुस्कुराकर बोला, पहले हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा है। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ। जब से मैं आपकी ज़िंदगी में आई हूँ तब से। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो चुप हो गई थी, क्योंकि प्रलय उसे घूर कर देखने लगा था। अब प्रलय ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोला, ऐसा कभी मत सोचना, तुम जानती हो तुम्हारे बिना तो मैं सिर्फ जी रहा था, लेकिन जब से तुम जिंदगी में आई हो तब से बस अपनी ज़िंदगी से प्यार हो गया है। ये बोलकर उसने सृष्टि के माथे को चूम लिया। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई लव यू। प्रलय तुरंत बोला, कोर्ट में तो आई हेट यू बोल रही थी। सृष्टि शिकायती लहजे में बोली, परेशान मत कीजिए मुझे डिस्ट्रॉयर। प्रलय हंसकर बोला, अभी तो फिलहाल मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ कि तुम्हें परेशान कर पाऊँ। एक बार उस सिचुएशन में आ जाऊँ उसके बाद तो तुम इतना परेशान रहोगी मुझसे कि शायद अलग रूम में रहने लगो। उसकी बात का मतलब सृष्टि बहुत अच्छी तरीके से समझ रही थी और उसे घूरती हुई नज़रों से देख रही थी।
प्रलय उसकी नज़रों को महसूस कर मुस्कुराया और फिर जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सृष्टि भी मुस्कुराई और उसने भी अपनी आंखें मूंद ली। वो भी कुछ पल के लिए अब सोना चाहती थी सुकून से। वहीं दरवाजे पर खड़ी कुसुम जी उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो भी अब यहाँ से बाहर की तरफ चली गईं। उन्होंने प्रलय के स्टाफ को वहीं रुकने के लिए कहा और फिर खुद वहाँ से घर के लिए निकल गईं। क्योंकि प्रांस को ज़्यादातर वही संभालती थी तो प्रांस भी उन्हीं के पास रुकता था। घर पर आकर उन्होंने प्रांस को लिया और नताशा को रात में घर पर रेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन नताशा घर पर नहीं रुकी। वो जल्दी से बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना है मॉम। भाइयों और भाभी को शायद मेरी ज़रूरत होगी और ज़रूरत बेशक से ना भी हो, लेकिन मुझे उनके पास रहना है। कुसुम जी बस हल्का सा मुस्कुराएं। नताशा तुरंत सृष्टि और प्रलय के लिए डिनर लेकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के दरवाजे पर नताशा तेज कदमों से अंदर की तरफ आ रही थी, लेकिन अचानक ही वो किसी से टकरा गई। नताशा बुरी तरह से चिढ़ गई। जब वो हॉस्पिटल से जा रही थी तब भी वो किसी से टकरा गई थी और अभी उसके हाथों में खाने का टिफिन था जो नीचे गिर चुका था और सारा खाना फैल चुका था। उसने उस इंसान की तरफ देखा जिससे वो टकराई थी और अब उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये वही इंसान था जिससे वो दिन में टकराई थी और अब वो इंसान को छोड़ने वाली नहीं थी। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो लगा तुम अंधे हो, लेकिन नहीं, तुम अंधे नहीं, तुम महा अंधे हो। अंधों को भी थोड़ा बहुत शायद दिखाई देता होगा, लेकिन तुम्हें तो वो भी दिखाई नहीं देता। मैंने एडवाइस दी थी ना तुम्हें कि तुम हॉस्पिटल में ही किसी अच्छे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखा लो, तो तुमने मेरी एडवाइस क्यों नहीं मानी? शायद तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। ये बोलकर उसने अपने पर्स में से 500 के 10-12 नोट निकाले और उस आदमी के हाथ पर रखते हुए बोली, अब अपना इलाज करवा लेना और आइंदा तुम कभी मुझसे टकराए ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, बदतमीज कहीं के। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से चली गई और वो आदमी नताशा की तरफ देखते हुए बोला, यार अजीब लड़की है, देखकर खुद नहीं चलती और इल्ज़ाम मुझ पर लगाकर चली जाती है। ये बोलते हुए वो शख्स अभी भी वहाँ से जा रही नताशा की तरफ देख रहा था। अब उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन देखा और फिर उस फ़ोन को कान से लगाकर बोला, हाँ मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, तुम जल्दी से पेशेंट को ले आओ, मैं उसे चेक कर लूँगा, उसके बाद ही जाऊँगा। अगर ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन होगी तो मैं ही उसे हैंडल करूँगा। ये बोलकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर वापस हॉस्पिटल के अंदर आ गया। नताशा अंदर की तरफ आई और अंदर आते ही वो प्रलय के वार्ड में गई, लेकिन प्रलय के वार्ड में प्रलय था ही नहीं, वो सृष्टि के वार्ड में था। वो अब सृष्टि के वार्ड में आई। उसने दरवाजे से ही उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बस अब सब कुछ ठीक है, अब इन दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरी वजह से पहले ही इन दोनों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। अब मैं जल्दी से एक काम करती हूँ, डॉक्टर के पास जाती हूँ जिन्होंने भाइयों का ट्रीटमेंट किया है और उनसे पूछती हूँ कि भाइयों को डिस्चार्ज कब तक मिल सकता है। डिस्चार्ज के बाद मैं इन दोनों के लिए हनीमून का ट्रिप प्लान करूँगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ नज़र आ रही थी। वो 15-20 मिनट वहीं पर रुककर डॉक्टर के केबिन में आई। उसने जैसे ही डॉक्टर का केबिन हल्का सा खोला और बोली, मे आई कम इन? अंदर से आवाज़ आई, यस यस। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर वो मुस्कुराई और अंदर की तरफ आ गई। उसने सामने चेयर की तरफ देखा जहाँ पर उसे डॉक्टर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आगे लैपटॉप रखा था। लेकिन अब डॉक्टर ने लैपटॉप साइड किया और नताशा की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बोला, कहिए मिस राणा, क्या कहना चाहती हैं आप? डॉक्टर को देखकर नताशा के होश उड़ गए, क्योंकि डॉक्टर कोई और नहीं, वही शख्स था जो उससे आज 2 बार टकराया था। उसने टेबल की तरफ देखा जहाँ पर उसे डॉक्टर का नाम वाला बोर्ड रखा था और उस पर लिखा था डॉक्टर तनुज गर्ग। नताशा अटकती हुई आवाज़ में बोली, वो मुझे। तनुज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लगता है आप अपना डायलॉग भूल गई हैं, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको आपके डायलॉग याद करवा देता हूँ। आपका सबसे फेमस डायलॉग है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? अपना इलाज क्यों नहीं करवाते, बदतमीज कहीं के। ये लो पैसे, अपना इलाज करवा लेना और अगर कभी मेरे सामने भी आए ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें।
उसकी बात सुनकर नताशा बस उसकी तरफ देखती रह गई। वहीं तनुज के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। वो अपनी उंगलियां टेबल पर टैप कर रहा था। नताशा का गला सूखने लगा था। वो तुरंत बोली, आई एम सॉरी, दिखाई तो शायद मुझे नहीं देता है। तनुज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं मिस नताशा, आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको प्रॉपर दिखाई देता है, बस सामने वाले को दिखाई नहीं देता। अगर आपको दिखाई देता तो आप मुझे ये बताइए कि फ़ोन पर एक छोटे से बच्चे की पिक्चर देखते हुए भला आप किसी से कैसे टकरा सकती थी। उसकी बात सुनकर नताशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो जानती थी कि तनुज किसकी बात कर रहा है। जब पहली बार नताशा तनुज से टकराई थी तो वो फ़ोन पर प्रांस की पिक्चर देख रही थी। उसे प्रांस के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसने अपने फ़ोन स्क्रीन पर प्रांस की पिक्चर ही लगाई हुई थी। तनुज एक बार फिर से मुस्कुराकर बोला, आप ही बताइए मिस नताशा, भला आपको कैसे नहीं दिखाई देगा। फ़ोन पर बात करते हुए आप इतना ज़्यादा पैनिक कर रही थी कि आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आपको जाना कहाँ है। इसलिए तो पहले आप लेफ़्ट को हुई, फिर राइट और फिर दोबारा लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट से आता हुआ शख्स आपसे टकरा गया। अब इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो उस शख्स की है जो आपसे टकराया। और अगर गलती से वो शख्स मैं हूँ तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ मिस नताशा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे बताइए कि मुझे माफ़ी के लिए पिटीशन कहाँ पर दर्ज करवानी है। अगर आप मुझे सीधी सीधी माफ़ी दे दें तो मुझे इन उलझनों में उलझना ही नहीं पड़ेगा। नताशा की आंखों में नमी तैरने लगी। तनुज उसे सुना रहा था, वो भी मीठी चाशनी में लपेट लपेट कर। उसकी आंखों से जब आंसू की बूंद उसके हाथ पर गिरी तो तनुज की आंखें बड़ी हो गई। नताशा ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था, इसलिए उसके आंसू डायरेक्टली तनुज को नहीं दिख रहे थे। नताशा अपनी जगह से उठी और अपना सर झुकाकर ही बोली, आई एम सो सॉरी मिस्टर तनुज, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी और ना ही मैं किसी को ऐसे डांटूंगी। मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि आपसे पूछ सकूँ कि भाई को डिस्चार्ज कब तक किया जा सकता है। कोई बात नहीं, अब आपका जब मन करे उन्हें डिस्चार्ज करने का तो आप कर दीजिएगा। ये बोलकर वो चेयर से हटकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए क्योंकि तनुज अपनी चेयर से उठकर उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने नताशा के चेहरे के नीचे अपनी उंगली रखी और उसका चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू देखकर वो तुरंत बोला, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि तुम इस तरह से रोने लगो। नताशा अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आपको किसने कहा कि मैं आपकी बातों से रो रही हूँ। तनुज तुरंत बोला, तो और यहाँ पर ऐसा कौन है जिसकी बातों से तुम रो रही हो, या फिर किसी ने तुम्हें इतना ज़्यादा पीट दिया कि तुम्हारा रोना निकल गया। नताशा तुरंत बोली, नताशा राणा हूँ मैं, कोई मुझे पीट नहीं सकता। तनुज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, आई एम सो सॉरी, अगर मेरी वजह से तुम रो रही हो तो मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। वो एक्चुअली तुमने जिस तरह से मुझे दिन में और रात को डांटा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज तक कभी मुझे किसी ने इस तरह से नहीं डांटा। आई मीन किसी ने इस तरह से नहीं सुनाया था, तो बस मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। नताशा मुँह बनाते हुए बोली, मुझे भी कोई नहीं डांटता, समझ में आया। ये बोलते हुए अब वो बिल्कुल बच्चों की तरह मुँह बना रही थी। तनुज मुस्कुराया और बोला, फिर तो हम दोनों बिल्कुल सेम सेम हैं। आई मीन ना तुम्हें किसी ने डांटा ना मुझे किसी ने डांटा, हम दोनों एक दूसरे को डांट कर दूसरों की कमी पूरी कर सकते हैं ना। नताशा उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई। तनुज पीछे की तरफ हटते हुए बोला, वैसे आपने अपना इलाज पहले कहीं से करवाया है क्या। नताशा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तनुज हंसते हुए बोला, मीन्स लगती तो आप 20-22 साल की हैं, पर बिहेव आप बिल्कुल बच्चों की तरह करती हैं, तो कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था और जल्दी से अपनी चेयर की तरफ बढ़ गया। नताशा ने पलट कर उसे घूरती हुई नज़रों से देखा और बोली, अगर ये बात आप मेरे भाइयों के सामने कहेंगे ना तो वो आपका मुंह तोड़ देंगे। तनुज तुरंत एटीट्यूड से बोला, और मैं मुंह तुड़वा लूँगा, इतना भी शरीफ नहीं हूँ मैं मिस नताशा। मतलब आपकी 2-4 बातें क्या सुन ली आपने, तो मुझे बिल्कुल बिना जुबान के समझ लिया। तनुज गर को बोलना भी आता है और अगर कोई उसका मुंह तोड़े तो उसका मुंह तोड़ना भी आता है। उसकी बात सुनकर नताशा बस उसकी तरफ देखती रह गई।
तनुज भी अपनी शांत नज़रों से उसे देख रहा था। नताशा एक बार फिर से उसके सामने आकर बैठी और बोली, मुझे जानना है कि मेरे भाइयों की तबीयत अब कैसी है। वो ठीक तो है ना? मीन्स उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो कब तक घर जा सकते हैं? तनुज मुस्कुराया और बोला, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं है। सर्जरी हो चुकी है और इतनी ज़्यादा बड़ी सर्जरी भी नहीं थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन्हें 1-2 दिन में घर लेकर जा सकती हैं और जब चाहे यहाँ पर आ भी सकती हैं। ये बोलते हुए वो मुस्कुराने लगा तो नताशा ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। वो जल्दी से चेयर से उठी और बोली, बेहतर होगा अगर आप अपना ध्यान पेशेंट का इलाज करने में लगाएं तो। वो तुरंत बोला, तो मैंने आपसे और क्या कहा? यही तो कहा कि अपनी आँखों का इलाज करने के लिए अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो आ सकती हैं। मैं आपसे और तो कुछ नहीं कहा मिस नताशा। उसकी बात सुनकर नताशा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर शर्म की लाली और मुस्कुराहट भी बिखर रही थी। उसने जल्दी से खुद को कंट्रोल किया और बोली, मेरा भी वही मतलब था, मैं कौन सा कुछ और समझ रही थी। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी, तनुज तुरंत बोला, वैसे आपने जो समझा उसके लिए भी आप यहाँ पर आ सकती हैं। उसकी बात सुनकर अब नताशा ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। तनुज के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। उसने अपना कार्ड आगे की तरफ बढ़ाया और बोला, वैसे आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकती हैं। आई मीन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल भी कर सकती हैं। नताशा के चेहरे की भी मुस्कुराहट लंबी हो गई थी, लेकिन उसने वो कार्ड नहीं लिया और बोली, ज़रूरी तो नहीं फ़ोन पर ही बात की जाए। कई बार कुछ चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, उन्हें हासिल करने के लिए इधर उधर उन्हें ढूंढना पड़ता है। ये बोलकर अब वो तुरंत वहाँ से चली गई और उसकी बातों का मतलब समझकर तनुज की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। नताशा की बातों का मतलब साफ था कि वो सीधा सीधा उसे अपना नंबर नहीं देगी, बल्कि उसे उसका नंबर ढूंढकर निकालना पड़ेगा या फिर शायद सोशल मीडिया हैंडल पर उसे अप्रोच करना पड़ेगा। तनुज ने अब खुद को पीछे की तरफ बेंड किया और अपने सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोला, पहली बार लग रहा है एक डॉक्टर को अपने हार्ट का इलाज कराना पड़ेगा। ये बोलकर वो हंसने लगा। वहीं नताशा भी मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर आई। तभी उसकी नज़र सामने सृष्टि पर गई, जो उसे देखकर हैरान थी। नताशा ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल किया और सृष्टि के पास आकर बोली, आप यहाँ पर भाभी? सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई बोली, तुम इतना हंस क्यों रही थी? क्या हुआ? कुछ फनी देखा क्या? नताशा जल्दी से बोली, नहीं वो तो मैं बस ऐसे ही। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो भाइयों के पास होना चाहिए था ना? सृष्टि तुरंत बोली, तुम एक काम करो, तुम अपने भाइयों के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। नताशा परेशान होते हुए बोली, लेकिन क्यों? मेरा मतलब है भाइयों को तो आप ही संभाल लेंगे ना, अगर उन्हें कोई ज़रूरत हुई तो। सृष्टि जल्दी से बोली, जाओ मैंने कहा ना। उसकी बात सुनकर नताशा ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से प्रलय के वार्ड की तरफ बढ़ गई। उसने पलटकर पीछे सृष्टि की तरफ देखा, जो तनुज के केबिन में जा रही थी। नताशा ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया और बोली, हे भगवान बचा लेना मुझे, मैंने तो ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं की, लेकिन अगर भाभी को पता चल गया तो कहीं वो भाइयों को ना बता दे। और पहले ही मैंने पास्ट में इतनी सारी गड़बड़ की हुई है कि अब और एक आध गड़बड़ भी की तो कभी मुझे माफ़ी मिलेगी भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि तनुज के केबिन में आई। उसने दरवाज़ा नॉक किया और बोली, मैं आई कम इन डॉक्टर? तनुज जो अपना काम करने ही लगा था, उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा और सृष्टि को वहां पर देखकर उसका चेहरा भी डर से पीला हो गया था। कहीं नताशा ने जाकर उसकी शिकायत तो नहीं कर दी? वो एक रिप्यूटेड डॉक्टर था, अगर ऐसे में उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता तो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात थी। वो तुरंत बोला, आइए आइए ना मिसेज राणा। सृष्टि मुस्कुराती हुई अंदर की तरफ आई और आकर तनुज के सामने चेयर पर बैठकर बोली, मुझे आपसे मिस्टर राणा के बारे में बात करनी थी। अब उनकी तबीयत कैसी है? उन्हें कब तक डिस्चार्ज मिल सकता है? सृष्टि का सवाल सुनकर तनुज ने एक राहत की सांस ली और बोला, वो आप 2-4 दिन में ही उन्हें घर लेकर जा सकती हैं। ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस उनका ख्याल रखना होगा। चलने फिरने में उन्हें थोड़ा संभालना होगा। हाँ जानता हूँ वो खुद पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपको अब थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना होगा। सृष्टि मुस्कुराई और बोली,
उसकी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। तनुज ने हल्का सा मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाया। सृष्टि अपनी जगह से उठी और वहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही तनुज उसे रोकते हुए बोला, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। सृष्टि ने पलट कर उसकी तरफ देखा। तनुज थोड़ा हड़बड़ा गया। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मिस्टर राणा का सोशल हैंडल क्या है? मीन्स इंस्टाग्राम वगैरह कुछ चलाते हैं क्या वो? सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक डॉक्टर अगर ऐसे सवाल करेगा तो हैरान होना तो बनता था, लेकिन अचानक ही सृष्टि का दिमाग ठनका। वो जल्दी से बोली, हाँ हाँ चलाते हैं ना वो सोशल साइट्स, आप उनका प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, प्रलय राणा के नाम से ही है। ये बोलकर वो बस हल्का सा मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद तनुज ने जल्दी से प्रलय राणा के नाम से सोशल अकाउंट चेक करना शुरू किया, तो उसे प्रलय का अकाउंट मिला जहाँ पर मिलियंस फॉलोअर्स थे, लेकिन उसे उसके फॉलोअर्स नहीं बल्कि फॉलोइंग चेक करनी थी। अब अगर भाई ने बहन को फॉलो ना किया हो तो क्या ही सोशल अकाउंट। और ऊपर ही उसे नताशा का अकाउंट मिला जहाँ पर लिखा था नताशा राणा और एक बहुत मस्त सी डीपी थी। उस डीपी को देखते हुए तनुज के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई और अगले ही पल उसने नताशा को फॉलोइंग रिक्वेस्ट भेज दी। वहीं दूसरी तरफ नताशा, जो इस वक्त प्रलय के वार्ड में सामने सोफे पर बैठी थी, अचानक ही उसका फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा। ऊपर ही इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया हुआ था। उसी वक्त रूम का दरवाज़ा खुला और सृष्टि अंदर आई। सृष्टि ने उसके नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है इस हॉस्पिटल में 5G नहीं 50G नेटवर्क चलता है। सृष्टि की बात सुनकर नताशा हैरानी से बोली, क्या क्या मतलब है आपका भाभी? ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन अपनी उंगलियों से साइलेंट कर दिया था, लेकिन उसकी नज़रें सृष्टि पर ही थी। सृष्टि मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें पता है अभी अभी डॉक्टर ने मुझसे डिस्ट्रॉयर का सोशल अकाउंट पूछा। कितनी कमाल की बात है ना, एक डॉक्टर पेशेंट के साथ सोशल रिलेशन बनाना चाहता है। नताशा अपनी जगह से खड़ी हुई और मुंह बनाते हुए बोली, अरे वो डॉक्टर तो पागल है, आप उसकी बातों को सीरियस मत लीजिए। सृष्टि ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, मतलब चोरी और ऊपर से सीना चोरी? नताशा तुरंत बोली, अब आप यहाँ पर आ गई हैं ना, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर बाहर बैठ जाती हूँ, आप भी थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिएगा। सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और नताशा जल्दी से वहाँ से बाहर भाग गई। बाहर आते ही वो सीधा वेटिंग रूम में आई। उसने अपना फ़ोन अपने सीने से लगाया हुआ था। अब उसने तुरंत अपना फ़ोन अपने सामने किया। ऊपर ही उसे इंस्टाग्राम का वो नोटिफिकेशन शो हो रहा था। उसने जल्दी से तनुज की फॉलो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और फिर मैसेज बॉक्स देखने लगी, लेकिन उस पर कोई मैसेज शो नहीं हो रहा था। नताशा को एक खलबली सी मचने लगी। वहीं सृष्टि प्रलय के सामने खड़ी होकर उसे देख रही थी, जो आराम से सो रहा था, और उसे सोते हुए देखकर सृष्टि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो एक ईयरबड लेकर प्रलय के बिल्कुल करीब आकर लेट गई। प्रलय गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन अचानक ही उसे अपने कान में कुछ महसूस होने लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो नजरें सीधा सृष्टि पर गई। सृष्टि को देखते हुए वो तुरंत बोला, क्या कर रही हो तुम यूनिवर्स? सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा और आप आराम से सो रहे हैं। प्रलय हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने ही तो मुझे सुलाया है, वो भी इतना सुना सुना कर, वरना मैं तो सो ही नहीं रहा था, मेरा तो कुछ और करने का मन था। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, मैंने ऐसा वैसा भी कुछ नहीं कहा आपसे, मैं बस आपको सोने नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे आपके बिना बोर हो रहा है। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, लेकिन मैं बातें करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं कुछ और करने वाला इंसान हूँ। अगर तुम कहो तो करूँ शुरू? सृष्टि ने उसके सीने पर हाथ मारा। प्रलय ने दर्द से आँख भरी। सृष्टि तुरंत बोली, आई एम सो सॉरी। प्रलय जल्दी से बोला, अब तो तुमने मेरा दिल दुखाया है, अब तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। सृष्टि ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। वहीं प्रलय अब उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसे अपने ऊपर झुकाना शुरू कर दिया था। प्रलय ने सृष्टि के सर के पीछे अपना हाथ रखा हुआ था और उसके चेहरे को अपने ऊपर झुका रहा था। सृष्टि मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी और अब देखते ही देखते उन दोनों का हाथ आपस में मिले
और प्रलय ने नाजुकता से सृष्टि को लवों को चूम लिया। तभी अचानक से नर्स ने वार्ड का दरवाज़ा खोला। वो प्रलय का चेकअप करने के लिए अंदर आई थी, लेकिन अंदर आते ही जब उसकी नज़रें सृष्टि और प्रलय पर गई तो उन दोनों को यूं देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। सृष्टि तुरंत प्रलय के ऊपर से हटने लगी, लेकिन प्रलय ने उसके सिर के पीछे रखा हुआ अपना हाथ जोर से दबा दिया, जिससे सृष्टि उसके चेहरे पर अपना चेहरा हटा ही नहीं पाई। वो इशारों में प्रलय को दरवाजे की तरफ देखने को बोल रही थी, लेकिन प्रलय बहुत अच्छी तरह से जानता था कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। फिर भी उसने सृष्टि को खुद से दूर नहीं होने दिया। आखिर सृष्टि जबरदस्ती उसके ऊपर से हटी और गुस्से से उसे घूरने लगी। नर्स अपना चेहरा घुमाकर बाहर की तरफ खड़ी हो गई थी। सृष्टि जल्दी से बाहर की तरफ आई और बोली, आप वो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो नर्स लंबी सी स्माइल के साथ बोली, आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है ना, देखो कैसे बीमार हैं, फिर भी वो आपको कैसे प्यार कर रहे हैं। काश मेरा पति भी ऐसा होता। जरा अपने पति को 1-2 बार मेरे घर पर भेजो ना। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वहीं प्रलय हंसने लगा। वो तुरंत बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आऊँगा ना आपके घर पर, आप बस मुझे अपना एड्रेस। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि उसके पास आई और गुस्से से देखते हुए बोली, खबरदार अगर फालतू की बकवास की तो। ये बोलकर अब उसने नर्स की तरफ देखा और बोली, आप अपने पति को कोचिंग कहीं और से दिलवाइए। मेरा पति सरकारी टीचर नहीं है जो आपके पति को कोचिंग देगा। अब चुपचाप जल्दी से इनका चेकअप कीजिए। उस नर्स ने मुंह बनाया और जल्दी से वहाँ पर रखा हुआ एक इंजेक्शन उठाकर बोली, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। सृष्टि तुरंत बोली, तो लगा दो, मना किसने किया है। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, ये अच्छा है, जलन तुम्हारी और दर्द मुझे भुगतना पड़ रहा है। एक काम करूं क्या, ये इंजेक्शन कमर पर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि गुस्से से उसे घूरने लगी। प्रलय की हंसी छूट गई। इतने में ही नर्स ने उसे इंजेक्शन लगा दिया और मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। सृष्टि उसके जाने के बाद हंसने लगी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे लोग तारीफ तो मेरी करते हैं, अरे मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ कि लोग मेरी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाते। सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, रहने दीजिए, इतना भी हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रॉयर। अब कोई ज़्यादा प्यार नहीं करते आप मुझसे, इतना तो सब अपनी बीबियों से करते हैं। उसकी बात सुनकर प्रलय अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला, ओह रियली, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ वो नॉर्मल है। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, नॉर्मल से बस थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रलय तुरंत बोला, नॉर्मल से बस थोड़ा सा ज़्यादा। सृष्टि अब अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, हाँ, नॉर्मल से थोड़ा सा और थोड़ा सा ज़्यादा। प्रलय ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोला, घर चलें। सृष्टि जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, अभी 3-4 दिन आपको यहीं पर रहना है। प्रलय गुस्से से बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, 3-4 दिन मैं हॉस्पिटल में रहूँगा। तुमने सोच भी कैसे लिया। अभी इसी वक्त डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ, वरना मैं खुद जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। और ऐसा कौन सा पागल डॉक्टर है जो प्रलय राणा को 3-4 दिन हॉस्पिटल में रखने के लिए बोल रहा है, उसको तो मैं देखता हूँ। ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठने लगा। सृष्टि जल्दी से उसे वापस लिटाते हुए बोली, खबरदार अगर आपने डॉक्टर से कुछ कहा तो। वो गलत नहीं कह रहे हैं डिस्ट्रॉयर, आपको 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है। अभी आपकी अच्छे से तबीयत सही नहीं हुई है, कल ही तो सर्जरी हुई है। ऐसे में आपको क्या रेस में भाग लेना है जो आपको अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज चाहिए जल्दी से। प्रलय ने कहा, नहीं, मुझे रेस में भाग नहीं लेना है। लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। प्रलय उबासी लेते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है। एक तो डॉक्टर पता नहीं कौन सी दवाइयाँ देते हैं, इन्हें लेते ही नींद आने लगती है। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, तो फिर इंतज़ार किसका कर रहे हैं, आप सो जाइए ना। प्रलय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें बताऊं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ। सृष्टि ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। अगले ही पल प्रलय सरक कर थोड़ा दूसरी तरफ हो गया और उसने अपना हाथ बिस्तर पर आगे की तरफ बढ़ा दिया। उसका इशारा सृष्टि की तरफ था कि वो उसके कंधे पर सर रख कर लेट जाए और उसकी बाहों में सिमट जाए। उसका इशारा पाकर सृष्टि भी मुस्कुराई और तुरंत उसके बगल में लेट कर उसने प्रलय के कंधे पर अपना सिर रख दिया। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें अपने पास बुलाया ही नहीं था। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली,
बेशक से आप बुलाएं ना बुलाएं, मैं तो आपके पास आ गई। अब आपको मुझे अपने पास रखना है तो रख लीजिए, वरना जाने के लिए बोल दीजिए। प्रलय सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें जाने के लिए कहूँगा तो तुम चली जाओगी? सृष्टि हंसी और बोली, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे डिस्ट्रॉयर बेशर्म है तो मैं कौन सा कम हूँ? मैं तो नहीं जाने वाली आपको छोड़कर, ना अब ना फिर कभी। आपकी हूँ और हमेशा आपके पास ही रहूँगी। ये बोलकर उसने अब उसके गालों को चूम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। रात काफ़ी हो चुकी थी और अब वो दोनों ही सोने वाले थे। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, नताशा कहाँ है? नताशा का नाम सुनकर सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोली, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। प्रलय ने उसे घूरती हुई नज़रों से देखा। सृष्टि जल्दी से बोली, मैंने कहा ना वो ठीक है। एक्चुअली वो क्या है कि उसे यहाँ पर रुकने में शर्म आ रही थी तो मैंने उसे वेटिंग रूम में रुकने को बोल दिया। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी टीम है बाहर वहाँ पर। प्रलय ने पलकें झपकाई और फिर सृष्टि के बालों को हल्का हल्का सहलाने लगा। सृष्टि भी प्यार से उसे देख रही थी और कुछ ही देर बाद वो दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ नताशा इस वक्त वेटिंग रूम में थी और फ़ोन पर एक मैसेज टाइप कर रही थी। मैं क्यों दूं अपना नंबर? सामने से तनुज का मैसेज आया, मुझे नंबर चाहिए, जल्दी से दो मुझे, ये इंस्टाग्राम पर फालतू के मैसेज टाइप करना अच्छा नहीं लगता। नताशा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, अगर इतना ही है तो मेरा नंबर कहीं से भी ढूंढ निकालिए, पर मैं आपको अपना नंबर नहीं दूंगी। तनुज का सामने से मैसेज आया, कहीं ऐसा ना हो तुम खुद मुझे अपना नंबर दो। नताशा ने हंसते हुए मैसेज टाइप किया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। सामने से तनुज का मैसेज आया, अब तो मैं तुमसे तुम्हारा नंबर लेकर ही रहूँगा और तुम अपने होठों से मुझे अपना नंबर बताओगे। ये मैसेज भेजकर अब वो इंस्टाग्राम से ऑफलाइन हो चुका था। नताशा ने जब उसे ऑफलाइन होते हुए देखा तो तुरंत खुद से ही बोली, कहीं मिस्टर तनुज मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए? कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो भाव नहीं खा लिया? क्या वो मुझे ज़्यादा एटीट्यूड वाली तो नहीं समझ रहे होंगे? वैसे भी लोग बोलते हैं कि मुझ में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, लेकिन एटीट्यूड नहीं है मेरे अंदर, मैं बस जल्दी से कंफर्टेबल नहीं हो पाती। पर मिस्टर तनुज को मैं नंबर दे ही सकती थी। ओ गॉड, मैंने इन्हें नंबर क्यों नहीं दिया? अब पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। ये बोलते हुए वो हद से ज़्यादा बेचैन हुए जा रही थी। तभी अचानक से वेटिंग रूम के दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। नताशा ने तुरंत नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा। सामने एक मास्क वाले आदमी को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अभी कल ही तो उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। उस मास्क वाले आदमी को देखकर वो डर से कांपने लगी। उसे कल की सारी चीज़ याद आ रही थी। हालांकि मानव मारा जा चुका था और वेदांश पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन अमय वो तो खुलेआम शहर में घूम रहा था, इसलिए नताशा का डर से बुरा हाल हो रहा था। वो अचानक से चिल्लाने लगी, लेकिन तभी उस मास्क वाले आदमी ने आकर उसका चेहरा कसकर दबा दिया और बोला, अगर शोर मचाया तो बहुत पछताओगी। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक चीज़ लेने आया हूँ, मुझे वो चीज़ दे दो, उसके बाद मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। नताशा हैरानी से उस शख्स की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें उसे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन डर से उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उसे याद ही नहीं था कि वो आंखें उसने कहाँ देखी है। वो तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाने लगी। इसका मतलब साफ था कि वो उस आदमी को वो बताने के लिए तैयार है जो वो उससे जानना चाहता था, जो वो उससे लेना चाहता था। उस शख्स ने तुरंत अपने दूसरे हाथ से अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाला और उसका डायल पैड ऑन करके नताशा के सामने कर दिया। नताशा के होठों पर अभी भी उस शख्स का हाथ था। वो शख्स नताशा की तरफ देखते हुए बोला, इस पर अपना नंबर डायल करो। नताशा ने अपने कांपते हुए हाथों से वो फ़ोन लिया और तुरंत उस पर अपना नंबर डायल कर दिया। वो शख्स भी बहुत चालाक था। उसने जल्दी से उस नंबर पर कॉल किया और बेल सीधा नताशा के फ़ोन पर बजी। अगले ही पल उस शख्स के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। अब उसने नताशा का चेहरा छोड़ दिया और अपने चेहरे से मास्क भी हटा लिया। जैसे ही उसने मास्क हटाया, नताशा की आंखें हैरत में फैल गई, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि तनुज ही था। तनुज को अपने सामने देखकर वो हैरानी से बोली, मिस्टर तनुज, आपने मेरा नंबर? बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, हैरानी भी थी और नर्वसनेस भी थी। तनुज मुस्कुराया और बोला,
एक डॉक्टर खतरों से खेलना जानता है मिस नताशा, और आपके लिए तो लगता है कि अब काफ़ी खतरों से खेलना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस स्माइल थी। नताशा की धड़कनें बढ़ने लगी। वो तुरंत बोली, यह आपने सही नहीं किया। तनुज मुस्कुराया और बोला, आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या मिस नताशा, प्यार और जंग में सब जायज़ है। उसके मुंह से प्यार का जिक्र सुनकर नताशा जल्दी से बोली, प्यार? कैसा प्यार? किससे प्यार की बात कर रहे हैं आप? तनुज उसके इस सवाल पर सिर्फ मुस्कुराया और फिर अपने फ़ोन से नताशा को फ़ोन मिलाते हुए वहाँ से चला गया। तनुज वहाँ से जा चुका था, लेकिन नताशा का फ़ोन बज रहा था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। उसकी गहरी सांसें तनुज को अपने फ़ोन पर सुनाई दे रही थी। वो अपने फ़ोन पर बड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, जरा संभाल कर रखो अपनी इन बढ़ती हुई धड़कनों को, कहीं ये मुझे पागल ना कर दें। मैं पागल हो गया तो मेरा इलाज किसी पागल खाने में भी नहीं होगा, उसके लिए तो स्पेशल डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। नताशा ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था। वो तुरंत अपनी जगह पर बैठी और बोली, कौन है वो स्पेशल डॉक्टर? मुझे बता दीजिए, मैं बुला दूंगी उसे। तनुज मुस्कुरा कर बोला, मतलब तुम मुझे पागल करके रहोगी? ऐसा नहीं कि मुझे पागल करना बंद कर दो, मुझे पागल भी करोगी और मेरा इलाज भी कराओगी। उसकी बात सुनकर नताशा को ऐसा लग रहा था जैसे वो फंस चुकी है। ना वो हाँ बोल सकती थी और ना ही वो ना बोल सकती थी। वो तुरंत बोली, मुझे नींद आ रही है, रात बहुत हो गया है। आपको तो नाइट ड्यूटी करने की आदत है, लेकिन मुझे रातों को जागना अच्छा नहीं लगता। मुझे सोना है, कल बात करते हैं। ये बोलकर वो जैसे ही फ़ोन काटने लगी, सामने से तनुज की आवाज़ आई, मैं अपने केबिन में अकेला हूँ, सोच रहा हूँ कोई पेशेंट आ जाए तो बात बन जाए। मैं उसका थोड़ा सा चेकअप कर दूँगा और उससे थोड़ा अपने पागलपन का इलाज भी करा लूँगा। उसकी बातों का इशारा नताशा बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो तुरंत बोले, आपको पागल होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर तनुज, आप ऑलरेडी पागल हो गए हैं। तनुज भी मुस्कुराते हुए बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ, आकर मेरे पागलपन का इलाज कर दो। नताशा की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ने लगी थी। उसने एक बार फिर से अपने सीने पर हाथ रखा और धीमे से बोली, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? और वो बोल भी नहीं पा रही थी। तनुज अब बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, आना हो तो आ जाना, वरना इंतज़ार भी कबूल। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अब नताशा अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर लंबी स्माइल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली बात हो चुकी थी उसके लिए। बाहर प्रलय की टीम भी थी और उसके लिए ऐसे में बाहर जाना आसान बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल कर रहा था तनुज के पास जाने के लिए, और वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए वो अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ आई। सामने ही तनुज का केबिन था। वो धीमे धीमे कदमों के साथ तनुज के केबिन की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ प्रलय की पूरी टीम खड़ी थी, जो वहां पर सेफ्टी के लिए थी, लेकिन नताशा को पता था कि उन्हें चकमा कैसे देना है। जैसे ही उसने तनुज के केबिन का दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र सामने चेयर पर गई, लेकिन फिलहाल चेयर पर तनुज नहीं बैठा था। नताशा हैरानी से इधर उधर देखते हुए केबिन के अंदर आई और बोली, मुझे बुलाकर ये डॉक्टर साहब खुद गायब हो गए। लगता है सच में किसी पेशेंट का इलाज करने गए हैं, कहीं अपनी ही आंखों का इलाज। अभी वो बोल ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा और अगले ही पल उसकी कमर पर भी हाथ रख दिया। नताशा की आंखें बड़ी हो गई। तनुज दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा था और अब नताशा के हाथ तनुज के सीने पर थे और तनुज की गहरी नज़रें नताशा पर थी। वो नताशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं किसी का इलाज करने नहीं गया हूँ मिस राणा, मैं बल्कि किसी से इलाज करवाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। बड़ी ही शिद्दत से मैं उस डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था जो मेरा इलाज करने वाले हैं। नताशा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराई और बोली, अच्छा, कैसा इलाज करवाना है आपको? कौन सी बीमारी है आपको बताइए मुझे, मैं आपको दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करूँगी। तनुज तुरंत बोला, क्या सच में आप मेरी बीमारी के बारे में जानना चाहती हैं मिस राणा? ये बोलते हुए उसने नताशा के माथे पर झूल रही लट को उसके चेहरे से पीछे की तरफ हटाया
और फिर बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से उसे देखा। नताशा को उसकी नज़रों से ही तपिश महसूस हो रही थी। उसने तुरंत अपना चेहरा झुकाया और बोली, अगर आप बताएंगे तो मैं ज़रूर सुनूंगी। तनुज अपने दिल पर अपना हाथ रख कर बोला, तो फिर अपना दिल जरा थाम कर रखिए, क्योंकि वो क्या है, हमारी बीमारी बड़ी खतरनाक है। नताशा हंसी और बोली, कोई बात नहीं, आप अपनी खतरनाक बीमारी के बारे में ही बता दीजिए। तनुज बड़े ही अदा से बोला, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है। पता नहीं क्यों एक नज़र उसे देखा और लगा जैसे इस धड़कन का कुछ तो लेना देना है उससे, वरना किसी को देखने भर से ही धड़कनें पागल तो नहीं हो जाती। उसकी बात सुनकर नताशा के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई थी, लेकिन उसने अपनी उस स्माइल को कंट्रोल किया और बोली, अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है आपको? तनुज मुस्कुराते हुए बोला, दिमाग एक जगह पर टिक कर बैठ गया है। पहले वो 4 चीज़ एक साथ सोच लेता था, लेकिन अब बस एक इंसान का ख्याल मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। आज दोपहर को किसी से टकरा गया था मैं। मुझे लगता है शायद इस टक्कर में मेरा दिमाग हिल गया। उसकी बातें मेरे दिमाग से जा नहीं रही हैं, और उसका वो गुस्से से मुझे देखना, मुझे बातें सुनाना, वो मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे दिमाग से वो सब निकल नहीं रहा। नताशा एक बार फिर से मुस्कुराई और बोली, अच्छा, इसके अलावा? तनुज मुस्कुराते हुए बोला, आंखों में भी प्रॉब्लम लग रही है मुझे। पता नहीं क्यों पहले तो मेरी आंखें कुछ भी देख लेती थी, कुछ ऐसा फील नहीं होता था कि इन्हें कुछ खास देखना है, लेकिन अब ये उस खास इंसान को ढूंढने लगी हैं जो दिल और दिमाग से जुड़ा है। बताइए ना, इन आँखों को क्या कहूँ, कैसे कहूँ इन्हें कि वो इंसान तो हमें अपना नंबर भी नहीं देना चाहता था। वो तो हमें किडनैपर बनने की एक्टिंग आती थी, तो हमने बस वो एक्टिंग कर ली, वरना वो इंसान तो कहाँ हमें अपना नंबर देता और कहाँ हमें मिलने के लिए यहाँ पर आता, कहाँ हमारा इलाज पॉसिबल होता है और कहाँ हम उसे अपनी बीमारियाँ सुनाते। नताशा ने अब हंसते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, आपको किसने कहा कि आप डॉक्टर हैं मिस्टर तनुज? आप डॉक्टर नहीं हैं। ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ हट गई। तनुज ने जल्दी से पूछा, और क्या हूँ? नताशा हंसते हुए बोली, एक नंबर के पागल। जैसे ही तनुज ने उसका जवाब सुना, उसने एक बार फिर से नताशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। नताशा सीधा उसके सीने से आ लगी। तनुज उसके माथे पर आए हुए बालों को हटाते हुए बोला, तो इस पागलपन का इलाज कर दो ना। और ये बोलते हुए उसकी सांसें गहरी हो गई थी और नताशा के चेहरे पर उसकी नज़रें भी इंटेंस हो गई थी। अगले ही पल अब उसने नताशा के चेहरे पर अपना हाथ रख लिया और उसके चेहरे पर झुककर बड़ी ही दिलकश आवाज़ में बोला, अगर तुम कहो तो ये इलाज मैं खुद कर लूँ। नताशा उसके सवाल का कोई जवाब दे ही नहीं पाई। उसकी बढ़ती हुई धड़कनें बता रही थी कि वो किस कदर बेचैन हो उठी है, लेकिन एक पल में ही जैसे उसकी उन सारी बेचैनियों को सुकून सा मिल गया जब तनुज ने उसके कांपते हुए लबों को अपने लबों से हल्का सा चूम लिया। नताशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि तनुज ने उसे डीप किस नहीं किया था, वो बस हल्का सा उसके लबों को छूकर ही उससे अलग हो गया था। नताशा की आंखों में अगले ही पल नमी तैरने लगी। एक पल के लिए उसे वो सब याद आ गया जो उसके और आद्विक के बीच हुआ था। अचानक से ही उसके दिमाग में आद्विक की बातें गूंजने लगी और उसकी सांसें अब और भी ज़्यादा गहरी होने लगी। वो पैनिक होने लगी थी। आद्विक का उसे टॉर्चर करना, उसे धमकाना, उसे मारना पीटना, उसके साथ ज़बरदस्ती करना और फिर उसका आद्विक का मर्डर करना, वो सब उसकी आंखों के सामने चलने लगा था। और एकदम से कांपते हुए वो पीछे की तरफ हट गई। तनुज हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो नताशा से कुछ कहता उससे पहले ही नताशा जल्दी से केबिन का दरवाज़ा खोलकर हॉस्पिटल के बाहर की तरफ भाग गई। प्रलय की टीम ने जब उसे देखा तो तुरंत उसके पीछे गए और उन लोगों को नताशा के पीछे जाते हुए देख तनुज केबिन से बाहर आकर भी उसके पीछे नहीं जा पाया। वो नहीं चाहता था कि प्रलय को फिलहाल उन दोनों के बारे में कुछ पता चले, पर उसे नताशा की भी टेंशन हो रही थी। नताशा की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल बेचैन सा हो उठा था। भले ही उसे नताशा से मिले सिर्फ एक दिन ही हुआ था, लेकिन उसके दिल में नताशा के लिए जो फीलिंग आई थी वो गलत नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, जो होगा देखा जाएगा। ये बोलकर वो तुरंत नताशा के पीछे पीछे बाहर की तरफ आया। नताशा हॉस्पिटल के बाहर दरवाजे पर खड़ी थी और टीम की तरफ देखते हुए बोल रही थी,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग जाइए यहाँ से, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी जब उसकी नज़र सामने तनुज पर गई। वहीं तनुज आगे की तरफ आया और नताशा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है मिस राणा। नताशा की डांट सुनकर प्रलय के गार्ड्स पहले ही पीछे की तरफ हो गए थे। नताशा तनुज की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी मिस्टर तनुज, अभी फ़िलहाल मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती। अगर आप मुझसे भाइयों के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझसे नहीं, उनकी वाइफ मिसेस राणा से बात कीजिए। वही आपको बातें अच्छे से समझ पाएंगी और आपको कोई जवाब दे पाएंगी। मुझे फ़िलहाल घर जाना है। यह बोलकर वो तुरंत गाड़ी में बैठी और देखते ही देखते वो गाड़ी तनुज के सामने हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर निकल गई थी। तनुज के चेहरे पर हल्का गुस्सा छलक उठा। वो नताशा से जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो हंसती मुस्कुराती एकदम से शांत हो गई और रोने लगी। वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी अब नताशा की गाड़ी के पीछे पीछे निकल चुकी थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पार्ट आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।